नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी के लिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, जिसमें हम संधियां संपूर्ण कर चुके हैं, प्राकथन कर चुके हैं, कारक हम संपूर्ण पढ़ चुके हैं, हमने विभक्ति कारक पढ़ लिए हैं और आज हमारा टॉपिक है समास पर। समास के बाद हम यहाँ पर शब्द रूप धातु रूप भी पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा अधिक व्याकरण में यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, कुछ शुद्धि अशुद्धि दी गई हैं, पर मेन टॉपिक हमारे बड़े बड़े ये दे व्याकरण में दिए गए हैं यूपी टीजीटी संस्कृत में। तो संधि समास और कारक, संधि समास कारक, कुछ शब्द रूप और कुछ धातु रूप, इतना हमारा दिया गया है। पूछने को तो उसमें प्रत्यय भी पूछ लेता है, अलंकार भी पूछ लेता है, छंद भी पूछ लेता है, उनके बारे में अभी हम थोड़ी थोड़ी सी चर्चाएं कर लेंगे। लेकिन पूरी तरीके से हमने संधियां पढ़ी, जिसमें हमने बहुत डिटेल में संधियों को पढ़ा। उसके बाद हमने विभक्ति पढ़ी और आज हम समास पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ समास के बारे में जान लेते हैं। समास, समास शब्द बना कैसे है, किसे समास कहते हैं? सम उपसर्ग के बाद अस धातु और घ प्रत्यय से समास बना है। सम उपसर्ग अच्छी प्रकार से, अस धातु होती है फेंकने के अर्थ में, और घ प्रत्यय पर लगा है, तो ये बना है हमारा समास। समास शब्द बना है। तो यहाँ पर क्या है आपका समास जो शब्द है, यहाँ पर सम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर आ, ये ऐसा करके अस हो गया है और ये सा का यहाँ पर ये पूरा आ हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि अस धातु, इसका अर्थ निकलता है सम माने अच्छी प्रकार से, अस धातु फेंकने के अर्थ में होता है, यानी कि किसी चीज को इतनी अच्छी प्रकार से फेंके कि वो सटल हो जाए उसमें, ऐसा हम भाव निकाल सकते हैं, पर ऐसा अर्थ नहीं है, मतलब अच्छी प्रकार से रखा हुआ। तो इसकी हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, जो आपके बाबूराम सक्सेना में कई तरीके से दी गई हैं, उसके हम शॉर्ट तरीके को लेके आए हैं कि समास की सही परिभाषा क्या हो सकती है। यहाँ से हमें परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, पर हम समास प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा प्रारंभ में लेना पड़ेगा। तो दो या उससे अधिक शब्दों को, दो या उससे अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उसके आकार में कुछ कमी भी हो जाए और अर्थ भी पूर्व विदित हो। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को हम इस तरीके से पास रखें कि उनमें कोई क्या हो, कि उनमें कमी तो आ जाए, मतलब छोटा हो जाए वो, पर उसके अर्थ पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थ उसका सही सही निकले। छोटा भी हो जाए और क्या हो, उसका छोटा भी हो जाए और अर्थ भी सही निकले। क्या है, इस तरीके से साथ रखें, यानी कि दो वर्ड है हमारा, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इन दोनों को उठा करके हमने यहाँ रख दिया, इतना बड़ा कर दिया। तो क्या हुआ कि इन दोनों को हमने दो को एक कर दिया, पर उसमें क्या हो, ये दोनों को उठा करके हमने एक बना दिया, पर उसका अर्थ ना बदले, उसका अर्थ ना बदले। इसे हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं, सवायाह पति, सवायाह पति, सभा का पति, तो हम इसे बोल देंगे सभापति। सभापति, सभायाह पति, यानी कि हमने कहा सभा का पति, सभा का पति या सभापति, इसे हिंदी में बोलते हैं, इसे ये हमारा षष्ठी विभक्ति का रूप है, सभायाह पति, सभा का पति। तो यहाँ पर एक शब्द हमारा ये है और एक ये है, दोनों को हमने मिला दिया, दोनों को हमने मिलाया और हमने कर दिया सभापति। सभापति, इसका भी अर्थ सभा का पति है और इसका भी अर्थ सभा का पति है। इसका और इसका दोनों का अर्थ एक ही है, पर यहाँ पर बड़ा है और यहाँ छोटा कर दिया, तो हम इसी छोटे को क्या बोलेंगे, समास। इसको हम एक चीज और कह सकते हैं कि यदि दो शब्द हैं, यदि दो पद हैं, शब्द न कह के हम पद का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि संस्कृत में हमेशा शब्द का नहीं पद का प्रयोग होता है, शब्द का नहीं पद का प्रयोग होता है, प्रातिपदिक। तो यहाँ पर क्या है,
कि ये क्या है, ये एक पद है, एक पद ये है। जब दो पद होने पर पूर्व वाले पद में से विभक्ति का लोप कर दिया जाए, विभक्ति का लोप कर दिया जाए और फिर उसे मिला दिया जाए, तब भी उसे हम समास कहते हैं। यानी कि दो पद होने पर यहाँ से हम विभक्ति का लोप करके उसे फिर लिख देते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा समास हो जाता है। एक प्रकार से इसकी परिभाषा ये भी हो सकती है कि विभक्ति का लोप करके, दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप करके हम उसे समास बना देते हैं। इसके बाद विग्रह। विग्रह विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह क्या होता है? तो किसी समस्त शब्द को तोड़कर उसका पूर्व काल का रूप दे देना विग्रह कहलाता है। विग्रह कहलाता है। जैसे कि हमारा शब्द था धनस्य वार्ता। धनस्य वार्ता, हमने इसका क्या किया, इसका हमने समास कर दिया और हमने इसकी विभक्ति, इसमें विभक्ति क्या लगी हुई है, इसमें क्या विभक्ति लगी हुई है, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति इतना लगा हुआ है, इसका हम लोप कर देंगे और हम रूप बना देंगे धनवार्ता। धनवार्ता क्या रूप बना देंगे? धनवार्ता। धनवार्ता ये रूप हमने बना दिया, तो यहाँ पर हमारा विभक्ति का लोप हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस धनवार्ता में जो इसका पूर्व का रूप था उसे ला देना ही क्या है? विग्रह है। तो हम कर देंगे धनस्य वार्ता। धनस्य वार्ता क्या है? विग्रह है। और धनवार्ता क्या है? समास है। समास कब होता है? जब हम किसी भी शब्द को छोटा कर देते हैं, यानी कम शब्दों में लिख देते हैं, पर उसका अर्थ ऐसे ही होता है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप करके उनको आपस में हम जोड़ दें, पर उसका अर्थ सही होना चाहिए, उसका अर्थ वही होना चाहिए जो पूर्व में था वही उसका अर्थ होना चाहिए। तो इतना हम सब जानते हैं, इसके बारे में हमें अधिक ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद समास के प्रकार या भेद कहें। समास के प्रकार व भेद। तो समास के हमारे बाबूराम सक्सेना में 4 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समासः। अव्ययीभाव समासः, पूर्व पद अव्यय होता है और इसका उत्तर पद क्या होता है? कोई संज्ञा शब्द होता है, तो ये यहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। इसके बाद तत्पुरुष समास, फिर द्वंद्व समास, फिर बहुव्रीहि समास। ये 4 समास हमारे आपके बाबूराम सक्सेना में बताए गए हैं। समास 4 होते हैं, किंतु कहीं कहीं समास 6 भी गिने जाते हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास, तो इनका हमें वैसे इतना यहाँ से अधिक ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है यहाँ से कि किसका कौन सा पद प्रधान है। तो अव्ययीभाव पूर्व पद प्रधान अव्ययीभावः, पूर्व पद प्रधान अव्ययीभावः। इसके बाद तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समासः। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान द्वौ पदौ प्रधानः। दोनों पद जब प्रधान होते हैं तो वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। उसके बाद बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधानः बहुव्रीहि समासः। तो इसे हम याद कैसे रखेंगे? यहाँ पर हमें अधिक ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसे याद करने की। तो यहाँ पर हमें याद कैसे रखना है इसे? अव्ययीभाव में क्या है? पहले क्या है? अव्यय। तो अव्यय तो प्रधान होते ही हैं, अव्यय प्रधान होते हैं, क्योंकि अव्यय का ना तो रूप बदलता है ना उसका कोई विकार होता है, अव्यय जैसा होता है वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पर क्या है? पूर्व पद प्रधान। पूर्व में क्या है? अव्यय, और अव्यय क्या होते हैं? प्रधान होते ही हैं। तो पूर्व पद प्रधान। इसके बाद हमारा है तत्पुरुष। पुरुष को देखकर हम ये कह सकते हैं कि पुरुष क्या है? पूर्व नहीं, उत्तर पद प्रधान, क्योंकि पूर्व क्या है यहाँ पर? यहाँ उत्तर पद, क्योंकि पुरुष को हमेशा क्या है? पूर्व वाली चीज नहीं, उत्तर वाली मिलती है, बाद वाली। हमेशा कहा गया है कि लेडीज फर्स्ट, महिला को पहले रखा जाता है। तो यहाँ पर हम पुरुष से पूर्व नहीं,
उत्तर पद, पूर्व नहीं उत्तर पद। पुरुष देखते ही हम कहेंगे पूर्व नहीं, पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला होगा, क्योंकि पहले तो महिलाएं हैं। उसके बाद द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व यानी कि हम कहें कि लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पद के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कह दिया कि नहीं, लड़ो मत, अब दोनों ही प्रधान हो, द्वंद्व मत करो, दोनों ही प्रधान हो। उसके बाद बहुव्रीहि, बहुव्रीहि यहाँ पर हम इसे फिलहाल में बहु पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? बहु। तो बहु क्या करती हैं? बहु क्या करती है, जब घर में बहू आती हैं तो वो उनको क्या है कि वो क्या है, दूसरे को ही प्रधानता दे देती हैं, अपने को नहीं देती हैं। क्योंकि भोजन भी बनाती हैं तो भोजन पहले खुद नहीं खाती, अपने उनको कोई फिक्र नहीं है, उन्हें अन्य से है, यानी कि घर के और सदस्यों से है। तो अन्य पद प्रधान, बहु, बहु यानी कि अन्य पद प्रधान। द्वंद्व झगड़ा नहीं, दोनों प्रधान हो। तत्पुरुष, तत्पुरुष, पुरुष यानी कि पूर्व नहीं उत्तर, पूर्व नहीं, पहले नहीं दूसरा। इसके बाद अव्ययी भाव, अव्यय तो हमेशा प्रधान होते ही हैं, यानी कि पूर्व पद प्रधान। हाँ, तो हमने इतना जाना। इसी क्लास में हम अव्ययी समास को संपूर्ण करेंगे और उसके बाद हम क्रमशः सभी समासों को पढ़ेंगे। अव्ययी समास के बारे में चर्चा कर रहे थे। अव्ययी समास, अव्ययी समास, अव्ययी समास कैसे बनता है? पूर्व में क्या होता है? अव्यय, अव्यय और संज्ञा, संज्ञा यानी कि कोई नाम, दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। यह दोनों मिलकर के अव्यय हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्यय और संज्ञा, पूर्व में पूर्व पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए और बाद में कोई संज्ञा होनी चाहिए और वो दोनों मिलकर के अव्यय हो जाते हैं, वही हमारा अव्ययी भाव समास होता है। और क्या होता है यहाँ पर? हमारा पूर्व पद प्रधान होता है। कैसा पद? पूर्व, जो अव्यय है, अव्यय प्रधान है यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्या कर रहा है, अपने जैसा बना रहा है, जो अपने जैसा बना लेता है वही प्रधान होता है। तो यहाँ पर संज्ञा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, क्योंकि ये संज्ञा अव्यय में मिलकर के अव्यय जैसी हो जाती है। इसके बाद हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना ही अव्ययी भाव समास कहलाता है। जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना ही अव्ययी भाव समास कहलाता है। और किसी भी अव्ययी भाव के रूप नहीं चलते, यानी कि अव्ययी भाव समास के रूप नहीं चलते हैं। यह एक वचन के नपुंसक लिंग में रहता है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि अव्ययी भाव के रूप नहीं चलते। और क्या कह रहा है? जो अव्यय नहीं था उसका अव्यय हो जाना, यानी कि जो संज्ञा है, ये संज्ञा क्या है? अव्यय नहीं है, किंतु ये अव्यय जब इसमें मिल जाता है तो ये दोनों मिलकर के अव्यय हो जाते हैं, वही समास कहलाता है अव्ययी भाव समास। यानी कि जो पूर्व में अव्यय नहीं था, फिर किसी अव्यय के मिल जाने पर वो पूर्ण पद हमारा क्या हो गया? अव्यय बन गया, वह हमारा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। और इसमें क्या है? हमारा पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। जो पूर्व में क्या होता है? अव्यय होता है और पर में इसकी संज्ञा होती है, इसलिए पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। और इसके क्या है? रूप नहीं चलते, और इसके रूप कैसा होता है? नपुंसक लिंग का एक वचन होता है, यानी कि ये यहाँ पर जहाँ भी होगा नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। इसके बाद एक जैसे यथा कामम, यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा शक्ति, इसी तरीके से एक इसका सूत्र हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? हिरस्सो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, हिरस्सो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये क्या करता है हमारा? ये हमारा एक, ये क्या करता है? ये करता है हमारा कि दो पद होते हैं, एक पूर्व में और एक पर में, एक पूर्व में और एक पर में। दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण यदि दीर्घ हो तो उसे ह्रस्व कर देना। दीर्घ हो यानी कि दो पद हैं, एक यहाँ है
और एक यहाँ है। तो इस वाले में जो यहाँ पर वर्ण होगा, पूर्व वाला नहीं पर वाले का जो अंतिम वर्ण होगा, वहाँ पर यदि दीर्घ स्वर है तो वहाँ पर हम ह्रस्व स्वर कर देते हैं। दीर्घ स्वर है तो वहाँ पर हम ह्रस्व स्वर कर देते हैं। ए ऐ का हम ए, ओ औ का हम ओ करते हैं। आ या आ का हम क्या करेंगे, अ कर देंगे। आ का हम आ कर देंगे, यानी कि दीर्घ का हम ह्रस्व स्वर कर देंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं। शब्द है हमारा उप, बाद में है गंगा, उपगंगा। उपगंगा, उप क्या है, यहाँ हमारा अव्यय है। उप हमारा अव्यय है। ये क्या है, गंगा हमारी संज्ञा है, यानी किसी का नाम है। क्या है, संज्ञा है। ठीक है, स्थिति बन गई। स्थिति क्या होनी चाहिए, पूर्व में अव्यय और बाद में हमारा कोई संज्ञा शब्द होना चाहिए। तो स्थिति हमको यहाँ पर मिल गई। ठीक है, तो हमने अब इसको क्या किया, ये एक सूत्र कह रहा है कि यदि पर वाले को नहीं, जो पूर्व में शब्द होगा उसका जो पर होगा, यानी कि पर वाले का जो अंतिम स्वर होगा उसे हम क्या कर देंगे, ह्रस्व कर देंगे। तो हमने इन दोनों को मिला करके लिख लिया उपगंगः। उपगंगः होना चाहिए था उपगंगा, होना चाहिए था उपगंगा, पर यहाँ पर क्या हुआ, उपगंगः, क्योंकि इस सूत्र ने क्या किया, दीर्घ का ह्रस्व कर दिया। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। तो ये क्या कह रहा है कि नपुंसक लिंग में होता है, तो यहाँ पर हम इसे नपुंसक लिंग बना देंगे और हमारा रूप बन जाएगा उपगंगम। उपगंगम, गंगा या समीपे, गंगा या समीपे, इसका विग्रह होगा गंगा या समीपे, गंगा के पास, गंगा के पास। अब यहाँ पर क्या था हमारा, हमें अव्ययीभाव समास बनाने के लिए दो कंडीशन थी। पूर्व में हमारा अव्यय होना चाहिए और पर में कोई संज्ञा शब्द होना चाहिए। दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, अव्यय बन जाएंगे। ठीक है, दोनों मिलकर के अव्यय बन जाएंगे। किंतु यहाँ पर एक कंडीशन हमने ये देखी कि नपुंसक लिंग में होता है, तो हम इसे नपुंसक लिंग कर दिया। ठीक है, पर हमने एक सूत्र यहाँ पर पढ़ लिया कि जो पर वाला होगा उसका अंतिम वर्ण यदि दीर्घ स्वर होगा तो उसका ह्रस्व स्वर हम कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इतना समझ लिया। इसके बाद आगे है हमारा उपनदी। उपनदी, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, पूर्व में अव्यय, ठीक है, बाद में कोई संज्ञा, वो भी ठीक है। तो इसके हमारा जो पूर्व में पूर्व वाला के बाद जो पर वाला शब्द आएगा, जो पर वाला शब्द आएगा उसके अंतिम में यदि दीर्घ स्वर होगा तो ह्रस्व स्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर दिख रहा है आपको, बड़ी ई है तो छोटी ई हो जाएगी इसकी, और हमारा रूप बन जाएगा उपनदी। उपनदी, उपनदी, नद्या समीपे, नद्या समीपे। उसी तरीके से उपवधू, उपवधू, यहाँ पर हमें ये देखते ही क्या देखना चाहिए कि यदि दीर्घ स्वर की मात्रा आ रही है, यदि दीर्घ स्वर आ रहा है तो हम उसे ह्रस्व करते हैं केवल उपवधू। उपवधू, वध्वा समीपे। उसी तरीके से उपगो, उपगो, तो उपगु, उपगु, वहां पर हम पहले लिख चुके हैं। ए ऐ का ई होगा, ओ औ का उ होगा और आ का आ होगा, बड़े वाले आ का ह्रस्व आ होगा। उसके बाद उपनऊ, 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 तो उपनु, 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 ना वह समीपे, ना वह समीपे। तो यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि अव्ययीभाव समास होता कहाँ पर है। तो हमने ये पढ़ा कि जो अव्यय नहीं था उसे तो अव्यय कर देता है। पूर्व में हमारा अव्यय शब्द होता है, पर में कोई संज्ञा होती है, दोनों मिलकर के अव्यय हो जाते हैं। जो अव्यय नहीं थे फिर वो अव्यय हो जाते हैं। पूर्व में तो अव्यय था ही, पर में कोई संज्ञा थी, दोनों मिलकर के फिर अव्यय हो गए और इनके रूप नहीं चलते। ये हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसके बाद हमने एक सूत्र पढ़ा, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। यदि पर वाले में, यदि पर वाले का अंतिम वर्ण दीर्घ स्वर होगा तो उसका ह्रस्व स्वर हम कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर अव्ययीभाव पढ़ते रहेंगे। हम चर्चा कर रहे थे
कि अव्ययभाव समास में कुछ सूत्रों को हमने पढ़ा। एक और सूत्र है हमारा अनश्च। ये क्या करता है, यदि अन से अंत होने वाली संज्ञाओं में समासांत टच यानी आ जुड़ जाता है, यानी कि कोई ऐसा शब्द हो जिसके अंत में क्या हो, अन हो, क्या हो, अन हो, तो वहां पर क्या होता है, टच जुड़ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं। टच मतलब यहाँ पर आ से समझिए, हृष्य आ से समझिए, यानी कि आ जुड़ जाता है। जहां भी हम कहेंगे टच जुड़ जाता है तो यानी कि हृष्य आ जुड़ जाता है। तो हम विकल्प से जान लेते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में तो नित्य जुड़ जाता है और नपुंसक लिंग में विकल्प से जुड़ता है। नपुंसक लिंग में क्या करता है, विकल्प से जुड़ता है। जैसे एक शब्द है हमारा उप प्लस राजन, उप प्लस राजन, तो यहाँ पर क्या है, राजन में अन दिखाई दे रहा है ना, अन दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास शब्द क्या बचा, अब यहाँ पर फिर राज बचा, यहाँ पर राज बचा। अन को जब हमने इसमें से निकाल लिया तो राज बचा। तो अब हमारे पास क्या बचा, उप प्लस, इस तरीके से शब्द हमारे पास बचा। क्योंकि अन को हमने यदि अलग कर लिया तो ये कह रहा है कि अन के स्थान पर क्या हो जाता है, आपका टच जुड़ जाता है, यानी कि आ जुड़ जाता है। तो हमने आ जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये हो गया हमारे पास। तो हमने शब्द बनाया इसे उपराज हो गया। अब हमेशा क्या होता है, नपुंसक लिंग में होता है। नपुंसक लिंग में होने के कारण हम इसको उपराजम कर देंगे, हमारा शब्द बन जाएगा उपराजम। यानी कि हमारा जो पर वाला जो शब्द है उसमें अंत में यदि अन दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, अन के स्थान पर आ जोड़ देंगे, अन के स्थान पर आ जोड़ देंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ना को हटा देंगे और यहाँ पर नपुंसक लिंग शब्द कर देंगे। पर ऐसे नहीं, ये है कि अन के स्थान पर इतने के स्थान पर क्या करेंगे, हम आ कर देंगे, यानी कि टच जोड़ देंगे, टच यानी कि आ जोड़ देंगे और वो नपुंसक लिंग उसे बना देंगे। जैसे अब हमारा ये शब्द था, एक शब्द क्या था हमारा, उपसीमन था। तो यहाँ पर हमने अन को हटाया तो उपसीम बचा, हमारे पास क्या बचा, उप प्लस सीम, इतना बचा हमारे पास, उप प्लस सीम। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, टच जोड़ देंगे और शब्द बन जाएगा हमारा उप प्लस सीम, उप प्लस सीम हो जाएगा, उप प्लस सीम हो जाएगा। अब हम इसका यदि समास करेंगे, इस तरीके से हमने लिख लिया उपसीम, ठीक है, उपसीम हमने इसको लिख लिया। क्या कर दिया हमने, यहाँ टच जोड़ दिया। अब इसे हमें नपुंसक लिंग करना है तो हम इसे कर देंगे उपसीमम हम कर देंगे। ये क्या होता है, यहाँ पर नित्य होता है। यदि हमारा नपुंसक लिंग शब्द होगा तो विकल्प से होगा। ये शब्द है हमारे पास उपचर्मन में से हम पहले अन को निकाल दें, हमारे पास बचेगा उप प्लस चर्म। अब ये क्या कर रहा है, विकल्प से कर रहा है। तो एक बार तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही लिख देंगे और एक बार हम इसमें टच जोड़ करके करेंगे। एक शब्द हमारा हो जाएगा उपचर्म और एक शब्द हमारा हो जाएगा उपचर्म। केवल आपको यहाँ पर क्या देखना है, यदि अव्ययभाव समास हो और अंत में अन आ रहा हो तो अन के स्थान पर हम टच जोड़ देंगे।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में विकल्प से नित्य जोड़ेंगे, नित्य क्षमता, और नपुंसक लिंग में हम विकल्प से जोड़ेंगे। यानी कि ये हमने पढ़ा अनश्च, यानी कि अन के स्थान पर हम टच आदेश कर देंगे, यानी कि टच का आ जोड़ देंगे। उसके बाद एक और है आगे, ये कह रहा है कि अव्यय भाव समास के अंत में, अव्यय भाव समास के अंत में क्या हो, झय एक प्रत्याहार है, झय प्रत्याहार हो जिसमें वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण यदि अव्यय भाव समास के अंत में हो, वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अक्षर यदि अव्यय भाव समास के अंत में हो, तो क्या करें हम करें भैया टच जोड़ दें विकल्प से। क्या करें, टच जोड़ दें विकल्प से। विकल्प से हमें टच जोड़ना है। जैसे शब्द है हमारा उपसमीद, 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 उपसमीद। तो यहाँ पर हमने क्या किया, विकल्प से बोल रहा है तो हमें टच जोड़ना है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, उपसमीधम, उपसमीधम हो गया। यहाँ पर हमने इसे पूरा कर दिया टच जोड़ करके, यहाँ ये उपसमीद हो जाएगा और फिर हम उसे नपुंसकलिंग करके उपसमीद कर देंगे। या फिर हम इसे विकल्प से करेंगे, एक रूप हमारा ये भी बनेगा, उपसमीद, उपसमीद भी एक हमारा रूप बनेगा, उपसमीद भी बनेगा और उपसमीदम भी बनेगा। इसी तरीके से उपसरित, उपसरित हम यहाँ पर खोल के बता दे रहे हैं। उपसरित यहाँ पर क्या है हमारा, अंत में क्या है हमारा, झय प्रत्याहार का वर्ण है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ही है, ये तो ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ टच जोड़ देना है, हमारा बन जाएगा उप प्लस सरित, उप प्लस सरित हो जाएगा, टच जोड़ने पर उप प्लस सरित हो जाएगा। उप प्लस सरित हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पहले पढ़े थे, यदि अव्यय पूर्व में हो और पर में यदि क्या हो, संज्ञा शब्द हो, तो क्या हो जाएगा, पूरा हमारा अव्यय बन जाएगा और वहां पर नपुंसक लिंग एक वचन का रूप बन जाएगा। तो नपुंसक लिंग एक वचन का रूप क्या बनेगा, यहाँ पर उपसरितम, उपसरितम, उपसरितम हो जाएगा नपुंसक लिंग शब्द बनाने पर। और एक शब्द हमारा विकल्प से हो रहा है, तो इसलिए एक शब्द हमारा सरित ये भी बन जाएगा। उपसरित और उपसरितम दो रूप हमारे यहाँ पर बन जाएंगे। यानी कि अव्यय भाव समास के अंत में, अव्यय भाव समास के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण देखने को मिले, तो वहां पर हम क्या करेंगे, विकल्प से हम टच जोड़ देंगे, यानी कि हम विकल्प से जोड़ देंगे। तो विकल्प से एक बार जोड़ने पर हम वहाँ नपुंसक लिंग लगा करके नपुंसक लिंग शब्द बना देंगे और एक बार हम उसे ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। उसके बाद कुछ ये शब्द हैं, इन शब्दों के होने पर ये शब्द यदि अंत में होंगे तब भी क्या होगा, हमारा विकल्प से टच जुड़ जाएगा। कौन कौन से शब्द हैं, नदी, पौर्णमासी, अग्रहाणी और गिरी, अग्रहाणी और गिरी। जैसे नदी का ही ले लें हम, उपनदी, उप प्लस नदी, उप प्लस नदी। तो यहाँ पर हमारा टच जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, हमारा टच जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर एक शब्द बनेगा हमारा, एक शब्द बनेगा हमारा टच जुड़ करके, उपनदीम, उपनदीम। एक टच विकल्प से जुड़ रहा है। एक हम पहले, इससे पहले एक सूत्र हम पढ़ चुके हैं, ह्रस्व नपुंसके, यानी कि अंत में यदि दीर्घ स्वर होगा तो उसे हम ह्रस्व कर देंगे। तो हम इसे ह्रस्व करने पर हम क्या बना देंगे, उपनद, उपनद बना देंगे, उपनद बना देंगे। और एक बार यहाँ पर टच जुड़ने पर हम इसे उपनदीम भी बना देंगे, उपनदीम भी बना देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक शब्द हमारा उपनद, उपनदम भी बन जाएगा, उपनदम
उपनदम भी बन जाएगा। एक शब्द हमारा यहाँ पर उपनदम भी बन जाएगा, एक शब्द हमारा यहाँ पर उपनदी भी बनेगा। उपनदम और उपनदी इस तरीके से हमारे दो शब्द यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उपनद और उपनदम जिस तरीके से हमारे ये बने हैं, इसी तरीके से हमारे ये भी बनेंगे। जैसे कि उप, यहाँ लिख लेते हैं उप पौर्णमासी, उप प्लस पौर्णमासी। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर अव्ययभाव समास की कंडीशन देखने पर जो हमारा पर वाला दीर्घ है उसे ह्रस्व कर देंगे और हमारा रूप बन जाएगा उपपौर्णमासी। उपपौर्णमासी, उपपौर्णमासी। और एक हम टच जोड़ेंगे, तो टच जोड़ने पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम आ कर देंगे और आ करने पर फिर हम उसे नपुंसकलिंग बनाएंगे, तो हमारा बन जाएगा उपपौर्णमासम, उपपौर्णमासम, उपपौर्णमासम। इसी तरीके से ये हमारे इनके भी रूप बनेंगे। अग्रहाणी बनेगा एक और एक बनेगा हमारा अग्रहाणिम, अग्रहाणिम। इसी तरीके से उपगिरी का भी हमारा बनेगा उपगिरी या उपगिरीम, उपगिरी या उपगिरीम। यानी कि ये वाले शब्द होने पर, ये वाले शब्द होने पर हमारे दो दो रूप बनेंगे। या तो हमारा ह्रस्व वाला जो शब्द था कि अंतिम वाले जो दीर्घ स्वर हो रहा था उसका ह्रस्व हो जाएगा, या फिर हमारी कंडीशन एक ये वाली लग जाएगी कि यहाँ पर टच लग जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे। इसके बाद आगे ये है हमारे कुछ शब्द हैं, इनमें क्या होता है, टच नित्य ही लगता है, टच नित्य ही लगता है। जैसे शरद, विपास, अनस, मनस, उपाहन, अनड़ु, दिस, हिमवत, दिस, दृश्य, दिव, दिस, दृश्य, विष, चेतस, चतुर, तद, यद, कियत, जरस। ये शब्दों में हमेशा हमारा क्या होगा, टच ही लगेगा। यानी कि अव्ययभाव समास में यदि ये शब्द आ जाएंगे तो हम इनका क्या करेंगे, ये हलंत वाले हैं, हम इनको पूरा कर देंगे। जैसे शरद का हम शरद कर देंगे। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल हमारा कि ये शब्द आया उप प्लस शरद, उप प्लस शरद, तो इसका हम बना देंगे उपशरदम। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नित्य टच जोड़ देंगे और ये बन जाएगा शरद बनने पर हम इसे नपुंसकलिंग करके शरदम कर देंगे, उपशरदम। इसी तरीके से विपासः, उपविपासम, अनसम, मनसम, उपाहनम, अनडुहुम, दिवम, हिमवतम, दिसम, दृसम, विषम, चेतस, चतुरम, तदम, यदम, कियतम, जरशम। यानी कि ये वाले शब्द होने पर हम टच नित्य जोड़ देंगे। ये क्या है हमारा, ये कुछ शब्द हैं, यहाँ पर हमारा क्या होगा, विकल्प से होगा। यह टच भी जुड़ जाएगा और ये वाला ह्रस्व भी हो जाएगा, क्योंकि ये दीर्घ मात्रा होने पर हम ह्रस्व भी करते हैं। और यदि अव्ययभाव समास के अंतिम वर्ण क्या हो, जय प्रत्यय का हो, तो विकल्प से हम टच भी जोड़ देते हैं। अनश्चा में भी क्या है, यदि अंत में अन होगा तो हम उसमें भी टच जोड़ देंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही।